नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य। आज आपको कक्षा 8 के इतिहास की वेब सीरीज में पार्ट 3 को लेकर के आया हूं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहला पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इसके बाद दूसरा पाठ हम लोगों ने पढ़ा था भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। कंपनी राज्य का कैसे विस्तार हुआ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले वाले पाठ में हम लोगों ने आपको बताया है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और लॉर्ड क्लाइव ने भेद नीति का सहारा लेते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम और अवध का जो नवाब थे और जो मुग़ल बादशाह थे शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हरा दिया गया। और वहीं से भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और जो धीरे धीरे करते एक दिन पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया। अब उसका कारण क्या था? जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, बंगाल में जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो उसी समय दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे। पहला राज्य था मैसूर, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था मराठा। अब ये तीनों अंग्रेजों के खतरे को भापे नहीं और तीनों आपस में लड़ रहे थे। अब बताए ही हैं कि इनकी लड़ाई क्यों होती थी। पहली लड़ाई तो उत्तराधिकार को लेकर के हो जाती थी। जब कोई राजा मरता था तो राजा बनने के लिए जो उसके मंत्री थे, सेनापति थे या उसके बच्चे थे, वे आपस में लड़ जाते थे। तो एक तो उत्तराधिकार की लड़ाई होती थी और उत्तराधिकार वाला काम जब समाप्त हो जाता था तो सीमा विस्तार वाला मामला आ जाता था। अब सीमा विस्तार के लिए ये लोग एक राज्य का दूसरे राज्य पर, दूसरे राज्य का तीसरे राज्य पर अपना आक्रमण होता रहता था। अब इसमें जौन रजवा कमजोर पड़ जाता था, जौने का बुद्धि काम न करे, सोचा कि अब हम तो चले ही जाएंगे, तो वो कंपनी के पास मदद मांगने चला जाता था। अब वो शासक कंपनी के पास जब मदद मांगने गया तो अंग्रेज तो मदद देने के लिए तैयार हो रहते थे। उनका कमाए का था, वो अपना सैनिक वैनिक सब सेट करके रखे थे। अब वो अंग्रेज पहले ही तय कर लेते थे, कहते थे भैया सुनो, ठीक है, मदद तो हम करबे करेंगे, अब आ ही गए हो शरण में, लेकिन जीत जाने के बाद राज्य के इन इन हिस्सों पर मेरा अधिकार रहेगा। अब वो समझता था, जो कमजोर रहता था, कि अब तो पूरा रजवे जा ही रहा है और जीत जाने के बाद यहाँ कुछ देना है, तो बस वो तुरंत एग्री हो जाता था। यहाँ भी देखिए, जब कमजोर आदमी का कोई साथ देने जाएगा तो उसके सामने जो जो डिमांड रखता है, जो जो शर्त रखती है, तो कमजोर आदमी है वो तो मनबे करेगा। यही हाल रहा। और इसी तरीके से
कमज़ोर लोगों का वो लोग साथ देते थे और बदले में कुछ राज्य का भाग ले लेते थे और धीरे 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 करके उनके पास एक बहुत बड़ा भूभाग हो गया। और अंग्रेज लगभग इसी नीति का सहारा लेते हुए 1764 ईस्वी से शुरू किए सब, और 1856 आते आते भारत के अधिकांश हिस्से पर राज करने लगे। अब सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। आज जब व्यापार करने आई थी तो यहाँ वो व्यापार करते यहाँ के सामाजिक व्यवस्था को उसने देखा, और जब सामाजिक व्यवस्था को उसने देखा तो कहा अरे ये तो सब पगले हैं, इनका तो काम तमाम किया जा सकता है और इतने बड़े भूभाग पर तो आराम से राज किया जा सकता है। और बस उन्होंने कमज़ोर को साथ दो और जीत जाने पर उससे कुछ हिस्सा ले लो और उसको कंपनी के राज में मिला लो। बस यही सिस्टम उन लोगों ने अपनाया था और धीरे धीरे सफल हुए। अंग्रेज़ों के इस विभिन्न नीतियों को लागू करने में अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त जो अधिकारी थे लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने एक सहायक संधि नीति विकसित किया था, और डलहौजी जो आए थे उन्होंने विलय नीति किया था। और सहायक संधि नीति और डलहौजी के विलय नीति के कारण भारत के अधिकांश राज्यों को कंपनी के राज्य में मिलाया गया। अब विलय नीति का क्या था? कुशासन का आरोप लगा करके राज्य हड़प लेते थे सब, और युद्ध में जो राजा हार जाता था तो उसको कहते थे अब आप परेशान न रहो, आपके सुख सुविधा ऐशो आराम का भरपूर ख्याल रखा जाएगा, अब आप वार्षिक पेंशन लीजिए और राज्य का टेंशन मत लीजिए। अब राज्य का टेंशन कंपनी लेगी और आप लेंगे वार्षिक पेंशन। आपके बच्चा हैं जो उनको पढ़ने के लिए भेज देंगे इंग्लैंड, बढ़िया से पढ़ेंगे, आएंगे, उनको भी देंगे पेंशन। तो इस तरीक़ा से इन राज्यों को मिलाया गया। अब मैं बताया कि उसी समय दक्षिण भारत में मैसूर और हैदराबाद मराठा राज्य थे। अब मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया तो मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को तब भी बरकरार रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में काम करना प्रारंभ किया और अपनी योग्यता, बुद्धि, बल, विवेक के आधार पर 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। अब मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। आज जब समुद्र तक विस्तार हो गया तब तो अंग्रेजों का कान खड़ा हो ही गया, ओ ये तो समुद्र तक आ गया। अब समुद्र तक आ गया, ये तो नौसेना बनाएगा, जल सेना बनाएगा, तो इससे तो हम लोगों का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। अब ये सब तमाम भविष्य की चीज़ों को ध्यान में रख करके अब अंग्रेज आशंकित हो गए। आज जब अंग्रेज आशंकित हो गए तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक था। तो पहला लड़ाई हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, नोट करिएगा आप सब लोग, 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ। अब हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने फिर उसी कूटनीति का सहारा लिया और बताया उन लोगों ने कि निजामों को
जो हैदराबाद के निजाम थे उनसे कहा, अरे सुनिए, हैदर अली तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा न हो कहीं आपके लिए खतरा हो जाए। अब हैदराबाद के निजाम, भाई खतरा हो जाएगा, तब तो चापेंगे। अब खतरा का नाम जैसे राजा कोई सुनता था कनवा का खड़ा हो जाता था, कहता तब क्या करें, तो चलो लड़ाई लड़ो। तो अब लड़ाई लड़ने के लिए निजाम को तैयार कर लिया। उधर मराठा, उनका कमवे था लड़ाई लड़ना, उनको तैयार सब किए, और कर्नाटक के नवाब को तैयार किए। तो हैदर अली के विरुद्ध निजाम मराठा और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। जब ये बात हैदर अली को पता चली तो टेंशन में नहीं आया। देखो राजा जो होता है ना, तो जो राजा होता है वो टेंशन आता नहीं है, टेंशन में नहीं आता है, एकदम दिमाग एकदम ठीक रखेगा। अब वो क्या किया, वो कहा कि जब ये लोग कूटनीति का सहारा लेकर के हमारे खिलाफ कर सकते हैं, तो जानता था कि मराठा तो पैसा पर धन लेकर के लड़ाई उड़ाई करते रहते हैं। तो उसने कहा भाई जो उधर से धनवा मिलेगा, पैसा मिलेगा, इधर से ले लो, और आप क्या मार काट के चक्कर में पड़े हो, आप हट जाओ। तो मराठों को धन दे करके मराठों को किनारे कर दिया। और जो हैदराबाद के निजाम थे उनको कहा कि भाई चलिए ठीक है, बिना लड़ाई का आपको कुछ हिस्सा दे देंगे प्रदेश का। तो हैदराबाद के निजाम कहे कि तो बिना हर्रे फिटकरी का मामला बन गया, बिना लड़े कुछ हिस्सा मिल रहा है, कौन जाएगा खून खराबा करने। तो हैदराबाद का निजाम भी अपना हट गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब दो लोग हट गए तब का अच्छा कर्नाटक के नवाब महोदय आइए, और इसके पश्चात हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा, 18 महीना। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया, चेन्नई जो इस समय तमिलनाडु की राजधानी है, और 4 अप्रैल को मजबूरन 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई, और इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेश को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया। अब आप लोग सोचो कि हैदर अली जब जीत रहा था तो काहे संधि कर लिया। तो हैदर अली बहुत बुजुर्ग था, और संधि कोई खराब चीज़ नहीं होती है, समझौता करना चाहिए। तो समझौता उसने किया, और ठीक ही किया, समझौता कोई खराब चीज़ थोड़ी होती है। तो ये रहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आप लोगों ने देखा, और वहां पर संधि हो गई। अब आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानिए। ये 1780 से 1784 के मध्य चला था। अब 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। पैसा वैसा देने के लिए कहे थे, कुछ कम बेसी दिए होंगे। तो अब 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। अब यही अंग्रेज पीछे से अपना कहे होंगे चलो आक्रमण करो। और जो 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें एक दूसरे के जीते भूभाग को वापस कर दिया गया था, और कहा गया था कि भविष्य में अगर कोई लड़ाई होगी तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। अंग्रेज काहे सहायता करने जाए हैदर अली की, उनको तो हैदर अली को निपटाना था। तो अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं किया। और जब अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं किया तो हैदर अली ने निजाम
से मिला। अब मराठा जो इस पर आक्रमण किए थे उनसे भी ये मिला, और हैदर अली, निजाम और मराठा तीनों मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक ठो मोर्चा बनाए, और 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। और उस समय वहां पर अंग्रेज अधिकारी था कर्नल वेली। तो कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर लिया, और जो वहां अर्काट का किला था उसको जीत लिया। अब ये सब चल रहा था। यही है, देखो, राजनीति हमेशा कूटनीति का खेल होता है। अभी हैदर अली, निजाम और मराठा को मिला के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनाए थे। तो अंग्रेज जब हारे तो अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपना प्रलोभन दिया, कहा कहाँ चक्कर में पड़ गए, आइए उससे ज्यादा माल इधर है, अब मैं दूंगा आपको, कंपनी को जितवा दीजिए, फिर आपको एकदम काम बढ़िया करा देंगे। और निजाम को मराठा से अलग करा दिया। निजाम अलग हो गए, मराठा अलग हो गए। अब हैदर अली यहाँ पर अकेला हो गया, और जब हैदर अली अकेला हुआ तब 1781 ईस्वी में वो पराजित हो गया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, 1782 ईस्वी में हैदर अली फिर अंग्रेजों को बुरी तरीके से हरा दिया। लेकिन यही कहिए भारत का दुर्भाग्य और अंग्रेजों का सौभाग्य कि 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। और हैदर अली की मृत्यु के बाद उस राज्य का उत्तरदायित्व उनका जो लड़का था टीपू सुल्तान को मिला। और टीपू 1 वर्ष तक युद्ध को जारी रखा, और अंत में 1784 ईस्वी में मंगलौर में एक संधि हुई। अब दोनों युद्ध से डिस्टर्ब हो गए थे, तो दोनों ने एक दूसरे का जीता हुआ प्रांत लौटा दिया। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 तक। अब 6 साल पूरा आराम से चला, 1784 से 1790 तक खूब बढ़िया आराम से राजपाट दोनों तरफ चला। लेकिन 1790 में अंग्रेजों ने अब मैसूर पर आक्रमण करने का अपना एजेंडा सेट किया। अब एजेंडा कैसे सेट किया, तो अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में तब हुआ जब टीपू सुल्तान कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराज ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटो तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किए थे। अब वो खरीदने का प्रयास किए थे कि भाई ये कोचीन रियासत में जो जयकोटे है तथा क्रगानूर है, इसको आप हमको दे दो। त्रावणकोर के महाराज ने डचों से कहा था। टीपू कहता था, अरे ये तो कोचीन हमार है, कोचीन रियासत तो हमारे में है। अब त्रावणकोर के राजा से टीपू सुल्तान की लड़ाई हो गई उसी कोचीन रियासत को लेके। अंग्रेज तो निपटाने के चक्कर में थे ही, तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा को कहा, अरे सुनो, हम तुमको सेना दे रहे हैं, एकदम टीपू से घबराना नहीं है, जीतना है। बदले में हम तुमको क्या चाहिए हम बाद में बता देंगे। अब अंग्रेजी सेना बेल्लोर तथा अंबूर से होती हुई कर्नाटक का जो बंगलुरु है वहां तक पहुंच गई, और उसने मार्च 1791 में उसको जीत लिया। और वहां से अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई, टीपू सुल्तान की राजधानी के पास। और अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया।
लेकिन टीपू सुल्तान वो भी तो बहादुर बाप का बहादुर बेटा था, तो वो फिर इकट्ठा हुआ और कोयम्बटूर को फिर अपने जीता और मराठा तथा निजाम की सहायता से फिर अंग्रेज अपना सेटिंग बना लिए मराठा और निजाम की सहायता से, और फिर श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ दिए। और टीपू जब इसका कड़ा प्रतिरोध किया, विरोध किया और लड़ाई शुरू हुई, और जब टीपू ने देखा कि अरे युद्ध में लड़ना अब हमारे बस की बात नहीं है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लिया। इस संधि के अनुसार उसने अपना आधा राज्य अंग्रेज और जो मराठा और निजाम थे इन तीनों को दे दिया। कहा भागत भूत की लंगोट भली, पूरा से आधे भली। और इसके तहत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडोगुल तथा मालाबार द्वीप समूह देना पड़ा और टीपू पर दंड लगाया कि भैया तुम्हारे वजह से जब लड़ाई उड़ाई हुआ है तो 3 करोड़ रुपया, समझो आज का कितना रुपया होगा, 3 करोड़ रुपया युद्ध के हर्जाना क्षति के रूप में टीपू को देना पड़ा। और युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत बड़ी क्षति हुई। वह अपना आधा राज्य गंवा दिया, 3 करोड़ रुपया गंवा दिया, तो अब वो का कमर गया टूट। अब बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। 1792 में हाल के रंगपट्टनम जो संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम, वो चला, लेकिन उसी समय कंपनी में 1798 ईस्वी में भारत में कंपनी का एक अधिकारी आया, लॉर्ड वेलिजली। अब उस आया तो करे दिमाग में पहले ही से सेट एजेंडा था कि हमको यहाँ पर देसी राज्यों को अधीन करके कंपनी का बहुत बड़ा राज्य बनाना है। तो उसने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कहते हैं वेलिजली की सहायक संधि। तो सहायक संधि में उसने कहा कि सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे सब अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से सुरक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेगा। अब मतलब ये कि आप लोग ठेका प्रणाली को स्वीकार कर लीजिए। जो कंपनी के ठेके में जो सैनिक रहेंगे ये आपके राज्य की आंतरिक सुरक्षा भी करेंगे और बाहर से युद्ध इत्यादि के समय भी ये आपकी मदद करेंगे। ये इसी को कहते हैं, जैसे वर्तमान समय में एक नई सिस्टम बन रहा है, सब काम संविदा पर दे दो, ठेका पर दे दो, किसी कंपनी को दे दो। तो उसी समय वो भी कह रहा था कि आप अपने यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो सेना डिपार्टमेंट है, ये ठेके पर हमको दे दो, आपको राज्य से न मतलब है। जैसे इस समय नहीं सब काम ठेका पर दिया जा रहा है, किसी कंपनी को ठेका पर दे दिया जाता है, लो डॉक्टरों वाला, नर्स वाला ठेका ले लो, अपना यहाँ पर हॉस्पिटल में अपना सब इलाज कराते रहो। तो अब मुख्य रूप से वो पुलिसे मांग लिया ठेका पर। तो सहायक संधि में तो पहला शर्त उसने यही रख दिया। अब इस संधि को जो स्वीकार करेगा उस शासक को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था, और जो शासक इसको स्वीकार करेगा तो शासक की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए अंग्रेज अपने सेना की एक टुकड़ी भेजेंगे और उस टुकड़ी का जो खर्च होगा वो शासक को अपन उठाना पड़ेगा। वही है जैसे सरकार ठेका पर कोई किसी फर्म को रखती है तो सरकार ही तो उस फर्म को ठेका का पैसा देती है,
और वो फर्म अपने अधीन लोगों को रखता है। यही वाली स्थिति उस समय भी बन रही थी। तो खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अब कोई राजा कहता था भैया हम तो ना इतना दे पाएंगे, तो कहा कोई बात नहीं, अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को दे दो और उसके बदले में कंपनी तुम्हारे राज्य में जो सैनिक रहेंगे उनका खर्चा चलाएगी। तो कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। अब बताओ, उन्हें अपने राज्य में की राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ेगा जो राज्य पर निगरानी रखेगा, और ये उसने अपना सहायक संधि में विकसित कर दिया। अब इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया। अब ये सिस्टम बना लिया उसने। बेलीजली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। तो इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध अशोभनीय व्यवहार कर रहा है। ये सब आरोप उसको लड़ाई लड़ने के लिए लगाए गए और ये सब करके 1799 ईस्वी में फिर टीपू सुल्तान पर आक्रमण हो गया और 1799 में टीपू बहादुरी से लड़ा जरूर, लेकिन अंत में मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब टीपू का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्मसम्मान को कभी छोड़ा नहीं था और बेलीजली की जो सहायक संधि थी उसको अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करते समय उसने एक ही लाइन बोली थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। और इसी कहावत का, इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और यहाँ से कंपनी राज का विस्तार हुआ। अब अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो दुश्मन था मैसूर को खत्म हो गया। अब अंग्रेजों का ध्यान मराठों की तरफ गया। अब इनको कैसे निपटाना है, अब सब सिस्टम लगाना शुरू किए। तो इधर मुगल साम्राज्य का पतन एकदम अंतिम तरफ था। मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी वो निर्बल और प्रभावहीन हो गई थी। तो जो मराठा संघ था जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये मुख्य रूप से सरदार थे जिनका प्रमुख पेशवा होता था। मराठों के 4 सरदार होते थे, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। और ये चारों सरदार पेशवा के अधीन होते थे। तो इन लोगों ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया और बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जो भारत को अपने अधिकार में करना चाहता था, तो मराठा संघ की सेनाओं को 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच मालूम है? पानीपत का बाबर और, बताओ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ।
और इसमें मराठाओं की हार हुई। और जब मराठाओं की हार हो गई तो मराठा के जो प्रमुख नेता थे अब उनका ध्यान पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा पद पाने के लिए उनमें आपसे में होड़ मच गई। और मैं बताया था कि उत्तराधिकार या पेशवाई पद, ये सब जो कुछ पद पाने की जब लालसा होती है तो उसमें लड़ाई उत्पन्न होती है। और यह स्थिति अंग्रेजों के लिए बड़ा ही मुफीद साबित हुई और उन लोगों ने ये आंतरिक कलह का लाभ उठाने का मौका छोड़ा नहीं। और 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना। अब भाई नारायण राव बना, लेकिन जो उसका चाचा था रघुनाथ राव वो पेशवा बनना चाहता था, तो उसने पद की लालसा में नारायण राव का मर्डर करा दिया, हत्या करा दिया, वध करा दिया। अब उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और उन लोगों ने नारायण राव के नवजात बेटे को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। नारायण राव का हत्या हो गया, लेकिन नारायण राव के बेटे को वहां पर बैठा दिया गया और उसकी सुरक्षा और शासन संचालन की व्यवस्था नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया और वो चलता रहा। अब जब रघुनाथ राव को पेशवाई पद नहीं मिला तभी कहाँ जाएगा, भाग करके उन्हीं अंग्रेजों के पास गया और जा करके अंग्रेजों से सहायता मांगा कि भैया हमको पेशवा बनवाओ। अब तो इसके लिए तैयारे बैठे थे और जब वे इसके लिए तैयार ही बैठे थे, अब अंग्रेज अब मराठा के बीच अब लड़ाई देखो आ गई। अब रघुनाथ राव के मदद के नाम पर अंग्रेज आ ही गए लड़ाई के मैदान में। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी के बीच हुआ, जो 7 वर्ष तक चला। किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों की दाल नहीं गली और अंत में युद्ध से दोनों पक्ष उकता गए थे एकदम। तो सालबाई नामक स्थान पर 1782 में दोनों पक्षों में संधि हुई और इस संधि के अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और सन 1800 ईस्वी में इसी बीच नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। अब जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो फिर वही सिस्टम आ गया, मराठाओं पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने बेलीजली की सहायक संधि से अपने आप को दूर रखा था, लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में लड़ाई शुरू हो गया। तो होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अपना अधिकार कर लिया। अब फिर वही सिस्टम आ गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में गया और अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता स्वीकार करना शुरू कर दिया और सहायता देने के पहले उसने कहा, सुनो आओ स्टाम्प पर दस्तखत करो पहले कि तुम सहायक संधि को स्वीकार कर रहे हो। सहायक संधि स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सब लड़ाई कंपनी की लड़ाई मानी जाएगी। परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन लोगों ने द्वितीय मराठा युद्ध का बिगुल फूंक दिया। अब घोषणा हो गई लड़ाई का। अब लड़ाई हुई तो द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ और इसमें मराठाओं की हार हो गई और अंग्रेजों ने इन लोगों को संधि करने पर विवश कर दिया। अब सिंधिया को अंग्रेजों से संधि में
अपने राज्य का कुछ हिस्सा अर्जन गांव देना पड़ा। भोसले को अंग्रेजों को देवगांव की संधि देनी पड़ी और संधि के तहत दोनों जो मराठा सरदार थे अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को दिए और अपने अपने राज्य में अंग्रेजी रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिए, अर्थात बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिए। इसी के पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध छेड़ दिया और होलकर को निपटाया गया। दोनों के बीच 1806 ईस्वी में संधि हुई। अब इतना मराठाओं को कमजोर कर दिए सब अंग्रेज कि अब अकेले वो लोग अंग्रेजों से लोहा ले नहीं पाएंगे। तो इसके लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से अपनी मुक्ति के लिए फिर सारे मराठा अपन अब एक में मिले, सारे मराठा एक साथ मिले और सोचे कि चलो प्रयास किया जाए। तो सारे मराठा मिलकर के चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी में और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी सेना से वो हार ही गए और सिंधिया और होलकर की जो अधीन राजपूताना राज्य था वो सब अंग्रेजों के अधीन हो गया। और अब बाजीराव जो द्वितीय थे, पेशवा थे, उनका भी जो राज्य पूना होना था उसको भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। पेशवाई का पदे समाप्त हो गया और कहा टेंशन नहीं, 8 लाख का पेंशन लो और कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। कहा यहीं पर 8 लाख सालाना आपको तनख्वाह मिलेगी। 1817 में 8 लाख सालाना, समझो कितना पैसा होगा। कहा इतना पैसा आपको दिया जाएगा, आपके मौज मस्ती के साधनों में कोई कमी नहीं होगी, मौज से रहिए, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरीके से मराठाओं का अंत हो गया। तो लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि के से मराठाओं का अंत हुआ और भारतवर्ष में कंपनी राज्य का विस्तार हुआ। इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे डलहौजी की विलय नीति, पार्ट 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डलहौजी की विलय नीति पर चर्चा करेंगे।